कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक, वर्ब। वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है वर्ब। वर्ब का हिंदी होता है, अर्थ होता है क्या, क्रिया। क्रिया कहते हैं किसको है, हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं कि किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्लियर। तो सेम चीज़ वही इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं डिफिनेशन के रूप में कि ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। मतलब वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताने का प्रयास करता है, ठीक है, कोशिश करता है। क्लियर। मतलब एक्शन को डिनोट करने का काम करता है। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि वर्ब को हम एक्शन वर्ड के नाम से भी जान सकते हैं या बोल सकते हैं। क्लियर। तो अब एक्शन वर्ड होता क्या है, तो एक्शन वर्ड उसे कहते हैं जिसका डिफिनेशन मैंने अभी जस्ट तुरंत बताया कि वर्ब का डिफिनेशन जो होता है वही एक्शन वर्ड होता है। अब एक्शन वर्ड के एग्जांपल में आपको आ जाएगा एम, इज, आर, गो, कम, रीड, राइट एटसेट्रा। यह सब आपका क्या है, यह सारे के सारे एक वर्ब हैं। क्या है, वर्ब है। क्लियर। तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें कौन से वर्ड जो लिखे हैं, जैसे एम है वो कौन सा वर्ब है, वर्ब के किस फॉर्म के अंतर्गत आता है, गो है यह वर्ब के किस फॉर्म के अंतर्गत आता है। तो इसी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग आते हैं। तो इस वर्ब को बांटा गया, ठीक है ना। तो वर्ब का जब ये क्लासिफिकेशन हुआ तो ये कितने भागों में बटा, ये टोटली 2 भागों में बटा, ठीक है। एक बनाया आपको मेन वर्ब और दूसरा बनाया एक्सिलियरी वर्ब। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब के नाम से जानते हैं और एक्सिलियरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब मेन वर्ब क्या है, इसको कहते हैं मुख्य क्रिया, यह हो जाता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब यह डिफाइन करता है बीइंग को या डूइंग को, मतलब होने का बोध कराता है या करने का बोध कराता है, ठीक है। तो उस चीज़ों को हम लोग पहले जानते हैं। सबसे पहला चीज़ तो मेन वर्ब जो है इसको बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले बांटा नहीं गया, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे कहता है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया। एक आई एम भी आपका यहाँ वर्ब का काम कर रहा है और एक प्लेइंग भी आपका वर्ब। तो आई एम जो है, जब देखिए सेंटेंस में 2 वर्ब प्रेजेंट हो जाते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाला वर्ब आपका क्या बन जाता है, एक्सिलियरी वर्ब, और इसके बाद वाला वर्ब आपका क्या बन जाता है, मेन वर्ब। क्लियर। और यह एक्सिलियरी वर्ब किसको डिनोट करता है, बीइंग को, और यह किसको डिनोट करता है, डूइंग को। यह होने का बोध कर रहा है, यह करने का बोध कर रहा है। एक और छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं ही इज गोइंग टू मार्केट। अब आप यहाँ बताइए, यह इज जो है वो आपको किसको डिनोट कर रहा है, एक्सिलियरी वर्ब को, और गोइंग किसको डिनोट कर रहा है, मेन वर्ब को। क्लियर। कोई प्रॉब्लम नो। चलिए अब आगे चलते हैं। मतलब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यह हो रहा है कि जब हम इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर पहला बन सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और दूसरा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस एक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्लियर। तो अब यहाँ आते हैं टू द पॉइंट। अब मेन वर्ब जो होता है ये इसको कितने भागों में बांटा गया, तो मेन वर्ब का जब क्लासिफिकेशन हुआ तो ये टोटल 6 भागों में बटा। कौन कौन से होता है इसको जानते हैं। पहले आता है रेगुलर वर्ब।
दूसरा आता है इरेगुलर वर्ब, तीसरा नंबर आता है ट्रांजेटिव वर्ब, इनट्रांजेटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और अगला आता है नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब का भी क्लासिफिकेशन हुआ, तो यह कितने भागों में बटा? 3 भागों में बटा। इसके लिए कौन कौन सा बना इसको देखते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का क्लासिफिकेशन हुआ, तो यह भी बट गया 3 भागों में। एक बनाया टू बी, जिसके अंदर आता है एम, इज, आर, वाज, वर। दूसरा आया टू डू, इसके अंदर हो गया डू, डज, डिड। और एक आया टू हैव, या टू हैव कहने का तात्पर्य यह है हैव, हैज, हैड। अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ों को हम लोग जानते हैं। कैन, कुड, विल, would, shall, should, may, might, must, ought to। और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब में क्या आया इसको देखते हैं। नीड, डेयर, यूज्ड टू। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि टोटल एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो कितने होते हैं? 24। 24 कैसे होते हैं? टोटल एक्सिलरी वर्ब जो होता है वह 24 होता है। मेन वर्ब स्वतंत्र है, कम, गो, प्ले एक्सेट्रा बहुत सारा होता है, लेकिन यह जानना जरूरी है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब टोटल कितने हो गए? तो टोटल ये होते हैं 11। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना होता है? 11। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? ये होते हैं 10। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 3, 1 2 एंड 3। नीड, डेयर, यूज्ड टू। अब काउंट कीजिए इसको 11 10 23 और 3 24। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आते हैं हम लोग यहाँ रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या है, इस चीज़ों को जानते हैं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहला चीज़ होता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या होता है? तो ये हम लोग मेन वर्ब का टाइप पढ़ें। कै गो हो गया? कितने हुए? 6 हुए। अब इसके फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? तो इसके फॉर्म होते हैं 5। इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो देखिए मेन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? V1, V2, V3, V4, V5। क्लियर? V1 को क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। यह हमेशा जो होता है क्या होता है? प्लूरल होता है।
हम इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। दूसरा आता है V2। V2 को क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म कहते हैं। कह सकते हैं इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा को कह सकते हैं इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसका नाम क्या आता है? परफेक्ट फॉर्म। किसी किसी बुक में पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको ING फॉर्म कह सकते हैं, या कह सकते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, और इसको कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, एस या ES फॉर्म कह सकते हैं, और यह जो होता है हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्लियर। तो इसका सबसे पहले हम लोग नाम जान लिए। अब मान लीजिए कि इसका यूज जो होगा वह किस किस कंडीशन में होगा। जैसे V1 का यूज जो होगा कहाँ होगा, कैसे होगा। तो V1 जो होता है वह प्लूरल होता है। किस फॉर्म में होता है? प्रेजेंट फॉर्म में होता है। तो इसका यूज होगा सिंपल प्रेजेंट में। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। V1 यहाँ किसको डिनोट कर दिया? प्लूरल को। इन द सेंस यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वह भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक। V2 जो यहाँ दिखाई दे दिया, यह किसको डिनोट करता है? इसका V2 का क्या यूज है? तो यह हमेशा सिंपल पास्ट में इसका यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, और यह होता है बोथ, मतलब सिंगुलर और प्लूरल, दोनों के सेंस में इसका यूज किया जाता है। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर रहे प्लूरल रहे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, हमेशा दोनों के साथ कौन से वर्ब का यूज होगा? V2 का यूज किया जाएगा। तीसरा नंबर आता है V3। V3 का यूज किस किस कंडीशन में करते हैं? V3 का यूज जो होता है, पहला कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा कंडीशन पास्ट परफेक्ट, तीसरा कंडीशन फ्यूचर परफेक्ट। यह तीनों के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आता है V4 का यूज किस जगह पे करेंगे, किस कंडीशन के साथ करेंगे। तो V4 को कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब या ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके लिए हो जाएगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर। और V5 जो होता है वह प्रेजेंट फॉर्म को डिनोट करता है। किस फॉर्म को? प्रेजेंट फॉर्म को। इन द सेंस इसका भी जो यूज होगा वह किस में होगा? तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। क्लियर। और सिंपल प्रेजेंट में होगा। यह V5 जो है वह सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इसका सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। मतलब यह वर्ब मेरा सिंगुलर हुआ तो सब्जेक्ट भी मेरा क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। क्लियर। अब जरा सा एक चीज़ समझते हैं। V1 जो होता है वह प्लूरल वर्ब होता है, सब्जेक्ट कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। V2 जो होता है बोथ होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो इसके लिए सब्जेक्ट सिंगुलर भी आएगा प्लूरल भी आएगा। V3 बोथ होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, दोनों के साथ इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट होगा। किस टेंस के अंतर्गत जाएगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत। V4 भी जो है बोथ है, सिंगुलर वर्ब भी है प्लूरल वर्ब भी है, तो इसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं। ये इसका यूज होगा किस कंडीशन में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और V5 जो है वह सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा, क्योंकि यह सिंगुलर वर्ब है, तो जब वर्ब मेरा सिंगुलर होगा तो इसका भी यूज, सब्जेक्ट का भी यूज सिंगुलर के रूप में करेंगे। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इस फॉर्म को जान लिया। अब आता है
कि पहला नंबर मेन वर्ब का हम लोग पॉइंट जो पढ़े थे वह क्या था, रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब क्या है इस चीज़ों को जानते हैं। रेगुलर वर्ब देखिए होता क्या है और इरेगुलर वर्ब, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में क्या अंतर है। देखिए रेगुलर वर्ब उसको कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इस चीज़ों को समझाते हैं। पहले फॉर्म एक लिखते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। खूब ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, एक वर्ड लिख दिया मैंने रीड, ये हो गया रीड, पढ़ते हैं रेड, फिर इसको भी पढ़ते हैं रेड, स्पेलिंग सेम होता है, नो चेंजिंग होता है, रीडिंग, रीड्स। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, रेगुलर वर्ब और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इरेगुलर वर्ब। दोनों को समझिए। जो आपका V1 फॉर्म जिस वर्ब का होता है, तो कोई भी वर्ब जो होता है वह हमेशा किस फॉर्म में होता है, V1 के फॉर्म में होता है। जब इसका फॉर्म चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो जिस V1 फॉर्म का अगर V2 और V3 फॉर्म डिफरेंट दिखाई हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, जिसमें चेंज हो जाता है, परिवर्तन होता है, जैसे गो का V2 हो गया वेंट और V3 हो गया गोन, ठीक है, तो यह भी चेंज है, ये भी चेंज है। लेकिन यहाँ देखिए रीड, रीड का V2 सेम, V3 सेम, कट का लेते हैं तो V2 भी कट, V3 भी कट, ठीक है ना। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वह इरेगुलर वर्ब कहला जाता है, और जिसके वर्ब में परिवर्तन होता है वह क्या हो जाता है, रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि जिस वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन हो, चेंज करता हो, मतलब उसके V2 या V3 फॉर्म अगर बदलते होंगे, डिफरेंट होंगे, तो वह रेगुलर वर्ब हो जाता है। और अगर सेम हो गया V2 एंड V3 वर्ब, तो कौन सा वर्ब हो जाता है, इरेगुलर वर्ब हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? तो क्लियर हो गया रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंट, क्लियर। इसके आगे मैंने बताया था ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब एक बताया था मैं, इंट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजेटिव वर्ब क्या है, इसको समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यहाँ भी मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, मैंने दो स्ट्रक्चर लिख दिया। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इस अदर वर्ड के जगह पे अगर क्या प्रेजेंट हो जाता है, ऑब्जेक्ट आएगा, तो वह कौन सा वर्ब बनेगा। और ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट हो बट उसका इफेक्ट अगर सब्जेक्ट पर नहीं पड़ता हो, तो वह कौन सा वर्ब कहलाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। He eats a mango। यहाँ ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ये इट्स आपका वर्ब हो गया, और मैंगो को मैंने मान लिया अदर वर्ड। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, खूब ध्यान से समझिएगा, ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो कहता है कि अदर वर्ड जो मेरा दिखाई देता है उसको सपोज मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया। क्यों माना, इसी चीज़ों को समझाना है।
और यह समझ में आ जाएगा तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच डिफरेंट पता चल जाएगा। कहता है कि जो मेरा अदर वर्ड है, अगर इसका इफेक्ट जो होता है वर्ब के साथ किस पर पड़ता हो, सब्जेक्ट पर पड़ता हो, तो यह अदर वर्ड के जगह पर यह क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे वह आम खाता है तो आम खाएगा, तो उसमें प्रोग्रेस होगा या कमी होगी, क्या होगा, कमी होगी, घटेगा ना जी। तो इस व्यक्ति के खाने से इसमें अंतर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, इफेक्ट। तो जब इफेक्ट पड़ेगा, सब्जेक्ट का इफेक्ट जिस पर पड़ता हो और जिस अदर वर्ड पे पड़ता होगा वह क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, और जिस पर नहीं पड़ेगा वह अदर वर्ड का अदर वर्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो जिस पर इफेक्ट पड़ा, तो जब इफेक्ट पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का तात्पर्य यही है कि वर्ब के अनुसार जो हमारा सब्जेक्ट दिया है, इस सब्जेक्ट का इफेक्ट अगर अदर वर्ड पर पड़ता है, तो यह अगर उसमें किसी भी तरह की इफेक्ट से लागू होता है, उसमें परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, तो वह बन जाता है मेरा ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो यह बना देता है ट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ अदर वर्ड आ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू मार्केट या कॉलेज, कुछ भी लिख दीजिए। आई गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाता हूँ, यहाँ भी सब्जेक्ट, गो वर्ब हो गया, यह आपका मार्केट अदर वर्ड हो गया। ज़रा सा देखिएगा, तो क्या मेरे जाने और नहीं जाने से इस मार्केट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं जाऊँगा तो बाज़ार नहीं लगेगा, है, मैं नहीं जाऊँगा तो दुकान नहीं खुलेगा, है। मतलब मेरे जाने और ना जाने से इस पर कोई इफेक्ट, असर नहीं पड़ रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यह क्या कहला जाता है, अदर वर्ड कहला जाता है। इसलिए यह बना देता है क्या, यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो रेगुलर वर्ब, जिसका वर्ब का फॉर्म बदलता हो, रेगुलर वर्ब। जिस वर्ब का फॉर्म नहीं बदलता हो, इरेगुलर वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट का इफेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो ट्रांजिटिव, और नहीं पड़ता है तो इंट्रांजिटिव। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग वॉइस पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा सारे बुक्स भी कहते हैं, सारे राइटर्स भी कहे हैं, और हम लोग भी जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस होता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या पैसिव वॉइस होगा। अब यहाँ देखिए, आई गो टू मार्केट, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका तो हम आराम से बना सकते हैं ना, ही इट्स अ मैंगो। तो यह आपका ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करके हम बना लेते हैं। लेकिन इसको बनाने में परेशानी होगी, इसलिए बुक्स या राइटर्स भी कहते हैं, या लिखे हुए बहुत सारे बुक्स में भी लिखा गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या होता है, वॉइस होता है। क्लियर। तो वॉइस टॉपिक पे विशेष इस पर चर्चा की जाएगी। अब टॉपिक आता है हम लोगों का अगला नंबर, फाइनाइट और इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, थोड़ा देर रोक दीजिएगा।